मेरी वालिदा सुतेली थी। वो हमारी झूठी शिकायतें वालिद साहब को लगाती रहती थी। कभी तो वो नज़रअंदाज कर देते और कभी हमें मार पड़ जाती। मैं लड़की थी, लिहाजा दिबक जाती। ज़्यादा से ज़्यादा ताबेदारी से माँ को खुश रखने की कोशिश करती और उनके तमाम काम दौड़ दौड़ कर दिया करती थी। लेकिन मेरा भाई सरदार, जो खुद सर और खुददार वाक़या हुआ था, माँ की ज़्यादतियों से बरफराख्ता रहने लगा। वह मुझसे 3 बरस बड़ा था, फिर भी मैं उसको समझाती रहती कि तुम अम्मी का हर हुक्म माना करो और हरगिज़ उनके सामने बोला मत करो। जो कहती रहीं खामोशी से सुनता रहा करो और मुंह बंद रखो। जैसा मैं करती हूँ वो मेरी एक ना सुनता, उल्टा मुझको डांट देता कि तुम तो बेज़मीर हो, बेहिस हो। तुम में ज़रा भी गैरत नहीं, लेकिन मैं बेगैरत नहीं। अगर नाजायज़ हम पर दबाव डालेगी और ना इंसाफ़ी करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा और उनकी गलत बातें कभी तस्लीम ना करूँगा, बल्कि घर से ही भाग जाऊँगा। भाई सरदार के तेवर देखकर मैं डर जाती, दुआ करती कि खुदा इसको हौसला और समझ दे। हम सुतेली माँ के हाथों में आ गए और रहना भी इन्हीं के साथ था, इसी घर में। अगर ये दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर पाल लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब्बा तो ज़्यादा अपनी बीवी ही की बात सुनते थे। हमारा कसूर ना भी होता तो वो अपनी बीवी का ही मान रखते थे। तन्हाई में अलबत्ता समझाते, बेटी सब्र करो, मैं सब जानता हूँ और समझता हूँ, लेकिन कुछ मसलहतें होती हैं जिनकी वजह से खामोश रहना पड़ता है। अपने भाई को भी समझाया करो, वो तो अब मेरी बात भी नहीं सुनता, आगे से बोल पड़ता है। तब मुझे भी गुस्सा आ जाता है तो पिटाई लगा देता हूँ। जानता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं, लेकिन जो बेटा बाप की भी इज्जत ना करे उस पर भी गुस्सा तो आएगा। सरदार पढ़ने से जी चुराने लगा। इस बार उसके नंबर बहुत कम आए। उसका ध्यान किसी और तरफ था। अब्बा की बात दुरुस्त थी, अगर सरदार किसी की बात मान लेता तो वो सिर्फ मैं ही थी या फिर दादी थी जो उसे जो कहती खामोशी से सुन लेता और आगे से जवाब ना देता। अगरचे उनकी नसीहतें उसको नागवार गुजरती थी, फिर भी वो उनका एहतराम इस वजह से करता था क्योंकि जानता था कि दादी भी उससे दिल से प्यार करती थी। जब वो 7वीं में था, एक दिन अम्मी ने उसको बिला वजह डांटा और हमारी मरहुमा माँ के बारे में बुरे कलमात बोलने लगी कि खुद तो मरकर कब्र में जा सोई और इस शैतान के चेले को मेरा कलेजा जलाने के वास्ते छोड़ गई है। क्या ही अच्छा था कि इस मनहूस लड़के को भी अपने साथ कब्र में ले जाती, तो आज मैं ज़िंदगी सुकून से गुजार रही होती। जवाब के लिए अभी सरदार ने मुंह खोला था कि अचानक वालिद साहब घर आ गए। पूछा, लड़के को क्यों कोस रही हो? बोली, कम वक्त से कितनी बार कहा है कि छत पर पतंग लूटने मत जाया करो, ये मानता ही नहीं, जब देखो छत पर चढ़ा रहता है। सरदार ने कहा, अब्बा जी, मैं पतंग के पीछे छत पर नहीं चढ़ा था, बल्कि कलीम मेरा छोटा भाई जो कि हमारी सुतेली माँ से था और उस वक्त 4 साल का था, छत पर चला गया था। उसके पीछे गया कि कहीं जीने से ना गिर जाए। उसे पकड़कर ला रहा था तो अम्मी मुझको बिला वजह कोसने और बुला भरा कहने लगी, हमको कह ले मगर हमारी मरहुमा माँ की कब्र में तो कीड़े ना डाला करे। हर वक्त कहती है कि तेरी माँ की कब्र में कीड़े पड़े, इनको समझाएं। अगर अब ऐसा कुछ कहा तो मैं कहीं से पिस्तौल लेकर आऊँगा। और खुदा जाने आगे वो क्या कहने वाला था कि वालिद ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और बोले, ये पिस्तौल का लफ्ज़ कैसे तेरी ज़ुबान पर आ गया? इतनी सी उम्र में मैं तू पिस्तौल की बातें करने लगा? क्या तू डाकू बनेगा जो पिस्तौल लाएगा? और ये तो बता ज़रा कि लाएगा कहाँ से? अभी सरदार को डांट पड़ रही थी कि दादी से मिलने के वास्ते पुप्पो और पुप्पा आ गए। उन्होंने जो सरदार को रोते पाया और पुप्पी बोली, अगर आप पर सरदार इतना ही भारी है तो आज से मैं रखूँगी, इसको अपने पास पढ़ा लिखा दूंगी, इंसान बन जाएगा। हर वक्त की डांट डपट भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, इस तरह तो बच्चे बागी हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, हम सरदार को आज अपने साथ घर ले जाएंगे। वालिद साहब भी रोज़ उसकी चक चक से तंग थे। बीवी को राज़ी रखते या बेटे की तरफदारी करते। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर तुम्हारे काबू आता है तो ले जाना इसे। पुप्पो ने सरदार से कहा कि अपने कुछ कपड़े और किताबें बैग में रख लो और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो। यहाँ पर ना तुमको सुकून है और ना दूसरों को। वहाँ अलग से कमरा दूंगी, तुम दिल लगाकर पढ़ना, जब चाहो दादी और फाहमीदा से मिलने आ जाया करना। दादी ने भी सरदार को यही कहा था कि तुम पुप्पी के घर जाकर रहो, मुझसे तुम्हारा रोना धोना और रोज़ का पीटना बर्दाश्त नहीं होता। मैं अलबत्ता ना चाहती थी कि मेरा भाई अपने बाप के घर से चला जाए और पुप्पी पुप्पा के घर रहे, मेरी आंखों से दूर हो जाए। मैं सरदार को देख देख कर जीती थी और लगता था जैसे उसकी खातर जिंदा हूँ, वरना मुझे भी अब ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ना रही थी। बहरहाल वो शाम को पुप्पी के हमरा उनके घर चला गया।
पुप्पी का घर ज़्यादा दूर ना था। सरदार का स्कूल हमारे और पुप्पा के घर के बीच में पड़ता था, लिहाजा वहाँ से भी स्कूल इसी तरह का फासला तय करके जा सकता था। यहाँ से पैदल स्कूल जाया करता था। पुप्पो ने उसको नया साइकिल खरीद कर दे दिया, क्योंकि उनका बेटा फाहद जो सरदार का हम उम्र था वो भी साइकिल पर स्कूल जाता था। अब दोनों इकट्ठे स्कूल जाने लगे। फाहद के पास मोबाइल था, वो स्कूल के बाद घर आकर सेल फ़ोन पर गेम्स खेलता था। सरदार को भी ख्वाहिश होती कि इसके पास भी अपना ऐसा ही फ़ोन हो और वो नेट पर गेम्स खेले। फाहद उसको थोड़ी देर अपना फ़ोन देकर वापस ले लेता, लेकिन ज़्यादा नहीं देता था। इन दिनों नए नए ये फ़ोन आए थे तो महंगे भी होते थे। हमारे घर में तो ऐसा मोबाइल जिसमें इंटरनेट चलता हो किसी के पास था ही नहीं। पुप्पो ने महसूस किया कि सरदार इस बायस अफसरदा रहता है कि उसका कज़न तो नेट पर गेम्स खेलता है और वो नहीं खेल सकता। उन्होंने उसको भी एक मोबाइल लेकर दिया। मोबाइल का हाथ में आना था कि सरदार की जैसे सारी जहनी परेशानी ख़त्म हो गई। अब तो जब देखो वो उसी में लगा हुआ है। कमरे में खामोशी छाई रहती। पुप्पो खाने के लिए आवाज़ें देती रहती जाती, ये सारा वक्त गेम ही खेलता रहता। बुज़ुर्गों का फ़र्ज़ होता है कि कच्ची उम्र के बच्चों के हाथ में अगर ऐसी शय दे दें तो उन पर नज़र भी रखनी चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं और किस किस्म की गेम्स खेल रहे हैं। ऐसा शऊर ना तो हमारी पुप्पो में था और ना ही पुप्पा को। अपने कारोबार से फुर्सत थी कि बच्चों की सरगर्मियों की पड़ताल करते। अपने घर में अब्बा और हम सब सरदार से ये शिकायत के घर में नहीं टिकता। स्कूल से आकर दोस्तों की तरफ चला जाता। गर्द सरदार यहाँ भी सरदर्द बना रहा और अब वहाँ पुप्पो के घर में भी सारा वक्त बल्कि तमाम रात नेट पर खुदा जाने क्या क्या देखता कि सुबह हो जाती। रातों को जाग जाग कर रंगत पीली रहने लगी। भूख उड़ गई। स्कूल जाने और पढ़ने पढ़ाने से भी रोगबत ना रही। बिलाखिर एक रोज़ पुप्पो ने चेक किया तो पता चला कि वो इस ऐसी गेम्स देखता है जिसमें रोबोट नुमा डम्मी नौजवानों के हाथ में पिस्तौल और बंदूकें होती हैं। वो ठा लोगों को मारते जाते हैं। जो ज़्यादा डम्मी बंदे मारे उनके ज़्यादा नंबर बन जाते हैं। वो डम्मी सूरमा बच्चों को आइडियल बन जाता है। एक बार ये टीन एजेस इन गेम्स में फंस जाते हैं तो उनके जहनों में ये ख़तरनाक रुझान मकड़ी के जालों की तरह लिपट जाता था। पुप्पा और पुप्पो ने बहुत रोका, मना किया, समझाया कि कुछ वक्त के लिए बतौर तफरी मोबाइल इस्तेमाल किया करो, मगर सारा दिन रात इसके पीछे अपना जहन मत थकाओ और ना आंखें फोड़ो कि सेहत अलग ख़राब हो और तलीमी लिहाज से भी पीछे रह जाओगे। मना कर करके दोनों थक गए। फाहद की तो बाप ने बहुत बार पिटाई लगाई। सरदार को भी पुप्पो ने डांट डपट से कंट्रोल करना चाहा, मगर ला हासिल। वो अपने बच्चे पर सख्ती कर सकते थे और उन्होंने की भी और उससे मोबाइल छीन कर रख लिया। वो सरदार पर एक हद तक सख्ती करते थे क्योंकि वो खुद ही तो उसे एक अच्छा इंसान बनाने की बाप के घर से ले आए थे। बहरहाल सरदार किसी तरह ना माना। एक रोज़ पुप्पो ने आकर अब्बा और दादी को बताया कि सरदार मोबाइल को एक नशे के तौर पर इस्तेमाल करने लगा है। अब मैं क्या करूं? दादी